नमस्कार प्यारे बच्चों। सीबीएसई क्लास 10th का इतिहास है। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पाठ 3 है। भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार हुआ। इस पाठ में हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 3 में भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से हुआ। तो पहले बहुविकल्पी समझते हैं, फिर लघु उत्तरी, उसके बाद दीर्घ उत्तरी। ऐसे प्रश्नों को हम पढ़ेंगे, उन्हें हम हल करेंगे ताकि हमारे बोर्ड पेपर में आने वाला जो प्रश्न है उसे हम आसानी से हल कर सके दोस्तों। तो आइए बहुविकल्पी समझते हैं। बहुविकल्पी 1 नंबर का आएगा। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1885 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 सही है। जो बहुविकल्पी का प्रश्न है पहला, ऑप्शन नंबर 4 सही है दोस्तों। ठीक है। तो अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो भैया पहले अध्यक्ष जो थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी थे दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। कह रहा है कि प्रश्न नंबर 3, 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था। इसका कारण क्या था। कारण यह था कि चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण, क्योंकि चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना हो गई थी। ये अहिंसा के पुजारी थे। ये लड़ाई झगड़े में मतलब विश्वास नहीं रखते थे। ये चाहते थे कि हिंसा से नहीं बल्कि अहिंसा से देश को आज़ादी दिलाई जाए। लेकिन चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण इन्होंने असहयोग आंदोलन 1922 में वापस ले लिया था। यही कारण था दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि प्रश्न नंबर 4, हिंद स्वराज नामक एक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो जो हिंद स्वराज है दोस्तों वो किसने किया था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज के लिए एक पुस्तक लिखी थी। अगला कह रहा है कि प्रश्न नंबर 5, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। तो भैया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में किया गया था। महात्मा गांधी जो थे वे किस वर्ष बिहार में चंपारण इलाके का दौरा किया था। तो भैया 1917 में इन्होंने क्या किया था, चंपारण में दौरा किया था। प्रश्न नंबर 7वां है, असहयोग खिलाफत आंदोलन कब चालू किया गया था। तो भैया वही 1920 में जनवरी में। ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था। तो भैया बाबा रामचंद्र। कौन थे, बाबा रामचंद्र थे। इन्होंने ही दौरा किया था। अगला प्रश्न दिया है 9 नंबर, कह रहा है कि आंध्र प्रदेश के गुड़ेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो भैया अल्ली सीताराम। क्या नाम था, अल्ली सीताराम ने ही किया था। अगला प्रश्न है, कह रहा है किस दशक की शुरुआत में उग्र गुरिल्ला आंदोलन चालू किया गया था। तो 1920 के दशक में ये चालू किया गया था। साथ ही साथ अगला प्रश्न दिया है, कह रहा है कि प्रश्न नंबर 11 में वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था। तो भैया रविन्द्रनाथ टैगोर ने। वंदे मातरम किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है दोस्तों, वंदे मातरम। आइए आगे देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12, पूना पैक्ट क्या है। तो पूना पैक्ट है गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच समझौता हुआ था। अगला कह रहा, अंग्रेजों और मोहम्मद अली जिन्ना में बीच समझौता हुआ था। गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच समझौता किया गया था। अगला है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है पूना पैक्ट का। तो भैया पहला ऑप्शन सही है, गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच समझौता हुआ था। यही बात सत्य है दोस्तों। अगला कह रहा है कि डिस्कवर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो भैया डिस्कवर ऑफ इंडिया जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है दोस्तों। अगला कह रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर कौन थे। तो भैया ये कौन थे, ये एक चित्रकार थे, अवनींद्रनाथ टैगोर। क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर तो क्या थे भैया, एक राइटर थे। ठीक है, ये चित्रकार थे अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है दोस्तों। अगला कह रहा है प्रश्न नंबर 15वां,
द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया किसने लिखी थी? तो अविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखी थी, अविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखी थी। साथ ही साथ 16 नंबर प्रश्न है, सन 1929 में किस शहर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की गई थी? तो भैया यह दिल्ली था, दिल्ली में किया गया था। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया नामक लोक कथाओं के संकलन वाली किताब निम्न में से किस भाषा में छापी गई थी? तो भैया छापी तो गई थी तमिल में। किस में छापी गई थी? तमिल में छापी गई थी। किस में छापी गई थी? तमिल में छापी गई थी। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, कह रहा है कि गांधी जी जो थे इनके सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किन महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ किया गया था? इसका क्या घटना था? तो पहला था दोस्तों नमक कानून तोड़ करके, दूसरा था स्वदेशी वस्त्रों को अपना करके व विदेशी वस्त्रों को बहिष्कार करके चला करके ये चालू किया गया था। यही महत्वपूर्ण घटनाएं थी। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 19 जो दिया गया है, किसके नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया गया? तो बाबा रामचंद्र के द्वारा यह गठन किया गया था। साथ ही साथ साइमन कमीशन कब भारत पहुंचा व इसका विरोध क्यों हुआ था? तो सन 1927 में भारत पहुंचा। किसी भारतीय सदस्य को इसमें न शामिल किए जाने के कारण इसका विरोध कर दिया गया। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न इसमें दिया है 21 नंबर में, दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद गांधी जी ने किन स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया था? तो भैया चंपारण था, खेड़ा था, अहमदाबाद था। यहाँ पर क्या कहते हैं सत्याग्रह आंदोलन चलाए गए थे। 22 नंबर, मद्रास की नटेशा शास्त्री ने तमिल का किस विशाल संकलन की 4 खंडों में प्रकाशित किया था? तो उसका नाम था द फोकलीफ ऑफ सदर्न इंडिया। ठीक है दोस्तों। प्रश्न अगला है, कह रहा है कि सत्याग्रह के विचार में किन 2 बातों को जोर दिया गया? पहला सत्य की शक्ति का आग्रह करना और सत्य की खोज में निकलना। यही 2 बातों का उपयोग किया गया था। रॉलेट एक्ट को काला कानून क्यों माना गया? भैया ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कानून था। इसे मानने का कारण यह था कि एक अन्यायपूर्ण एक्ट के द्वारा राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का अधिकार देता था। इसीलिए ये रॉयल एक्ट जो है इसे क्या किया गया? कानून को काला कानून मान दिया गया कि ये कानून का सबसे बेकार कानून है। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 25 में कह रहा, वंदे मातरम गीत कब और किसने लिखा? इसमें किसका गुणगान किया गया था? तो भैया वंदे मातरम जो है 1870 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। इसमें भारत माता का गुणगान किया गया है। ठीक है ना, बंकिम सिंह चटर्जी। साथ ही साथ राष्ट्रगान का लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं दोस्तों। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26, ब्रिटिश सरकार ने 1857 के पश्चात प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया गया? तो भारत सरकार जो भारत समाचार पत्रों द्वारा राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के कारण इसीलिए इस पर प्रतिबंध लगाया गया था। अगला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में स्कॉटलैंड में की गई थी। ठीक है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योम चंद्र चटर्जी थे दोस्तों। 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया? तो भैया वही बात थी, चौरी चौरा में जो हिंसात्मक घटना हुई थी इसीलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में किया गया था। और साथ ही साथ महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष बिहार के चंपारण के इलाके के दौरे किए थे? तो 1917 में किए गए थे। ठीक है दोस्तों। अगला कह रहा है कि जो असहयोग आंदोलन व खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया? तो जनवरी 1920 में की गई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबा रामचंद्र ने किया था। आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अल्ली सीताराम राजू। अल्ली सीताराम राजू ने जो पहाड़ियों में रहने वाले आदिवासी किसान थे
उनके नेतृत्व में किया था। साथ ही साथ दोस्तों अगला प्रश्न है, कराए किस दशक की शुरुआत में उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैला हुआ था? तो 1920 के दशक में फैला हुआ था। कराए पूना एक्ट किसके बीच हुआ था? तो गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच जो समझौता हुआ था ये पूना एक्ट था दोस्तों। अगला कह रहा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे? तो भैया एक चित्रकार थे, और रविंद्रनाथ टैगोर जो थे कवि के एक रचनाकार के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है 40 नंबर, कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया? तो अभी बताया हमने, अली भाइयों मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो 1928 ईस्वी में पहुंचा था। ठीक है, तो आगे प्रश्न पढ़ते हैं। कह रहा है कि लघु उत्तरी प्रश्न 3 से 5 नंबर के आएंगे और उनको हमें हल करना है। तो भैया पहला कह रहा, असहयोग आंदोलन के किन्हीं 3 प्रभावों का वर्णन कीजिए। पहला था खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन एक साथ चलाया जाए, इसमें अलग अलग चरणों में चलाया जाए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार व स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया जाए, अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस करना पड़े, सरकारी कार्यालय स्कूल आदि को छोड़ना चाहिए, हमें राष्ट्रीय चीज़ों को अपनाना चाहिए। अगला प्रश्न दिया है, खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ करने के प्रमुख कारण कौन कौन थे? पहला था तुर्की साम्राज्य, खलीफा का अंग्रेजों द्वारा अपमान, लखनऊ समझौते 1916 के बाद कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग की समझौता हुई, असहयोग आंदोलन के कांग्रेस द्वारा आरंभ होना व मुसलमानों का मिलकर के खिलाफत आंदोलन के साथ रहना, ये भी था। साथ ही साथ अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, कह रहा है कि असम में बागान मजदूरों के स्वराज की अवधारणा की गई थी। उत्तर था अनुबंध के नियमों का उल्लंघन किया गया, चाय बागानों से बाहर निकाल दिया गया, असहयोग आंदोलन में सम्मिलित होना पड़ा था, कृषि भूमि तथा सुख साधनों को समाप्त करना पड़ा था। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया था? पहला कारण था समय से पहले गठन किया गया, शासन में सुधार जैसी कोई बात नहीं थी, एक भी भारतीय इनमें शामिल नहीं किया गया था, इसीलिए इन सबको क्या किया गया था? बहिष्कार कर दिया गया था। अगला कह रहा है, भारत के लोग रॉयल एक्ट के विरोध क्यों थे? पहला काम था यहाँ कि यह काला कानून था, दूसरा इस कानून के अंतर्गत किसी को लंबे समय तक जेल में डाला जा सकता था, यहाँ प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही भारतीय जनता को नियंत्रण में करने के लिए लाया गया था, विश्व युद्ध के बाद इसे खत्म करना था परंतु सरकार ने इसे बनाए रखा, इसका विरोध भारत की आम जनता को किया गया था। साथ ही साथ अगला कह रहा है प्रश्न कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया? पहला, असहयोग आंदोलन हिंसात्मक असहयोग आंदोलन अहिंसा पर आधारित था। ठीक है ना। अगला, आंदोलनकारियों में निरस्ता आ गई थी, चौरी चौरा में आंदोलनकारियों द्वारा 22 पुलिस वालों को चौकी में जिंदा जलाया गया था, इसलिए इस एक्ट को वापस लिया गया था। 19वीं गांधी इरविन समझौते की क्या विशेषता है? पहला, 5 मई 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता किया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थापित कर दिया गया, करा पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों की निष्पक्ष जांच की गई, नमक पर लगाए गए सभी कर हटाए गए, यही था गांधी इरविन। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि सविनय अवज्ञा आंदोलन पर टिप्पणी लिखो। पहली बात यह है कि गांधी जी ने सन 1930 को दांडी नामक स्थान पर नमक कानून तोड़ करके शुरू किया था। 1934 तक आंदोलन चलता रहा। गांधी जी ने विद्यार्थियों को स्कूल एवं कॉलेजों, विद्यालयों, विधान पालिकाओं, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना था, स्वदेशी वस्त्रों को अपनाया गया, मुस्लिम एकता पर बल देना, यही था अवज्ञा आंदोलन। अगली बात कह रहा है दोस्तों, 1916 ईस्वी के लखनऊ समझौते का क्या महत्व था? पहला था कांग्रेस के नरम दल और गरम दल एक मंच पर आना था, कांग्रेसी और मुस्लिम लीग के बीच समझौता होना था, और साथ ही साथ दोनों ने संयुक्त होकर अंग्रेज़ों से अपनी मांगों को लेकर के सामना करना पड़ा। बाल गंगाधर तिलक का इसमें बड़ा योगदान रहा है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, कह रहा है कि
अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? असहयोग आंदोलन में इन्होंने कौन से योगदान दिए थे और कौन से योगदान को बताए थे, समझाए थे? पहला, अल्ली सीताराम राजू आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों के आदिवासी कानूनों के नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे। पहली बात यहाँ थी कि इन्होंने कहा था कि ये एक रोचक व्यक्ति थे। इन्होंने खगोलीय ज्ञान प्राप्त किया था। लोगों का मानना था कि उनके पास विशेष शक्तियाँ जिससे वह लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं। ये गांधी जी के प्रशंसक थे। इन्होंने लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने को कहा। इन्होंने हिंसा द्वारा ही अपनी बात मनवाने को कहा। 1924 को राजू को फांसी पर लटका दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है कि असहयोग आंदोलन आरंभ किए जाने के क्या कारण थे? इन आंदोलनों में समाज के विभिन्न वर्षों की हिस्सेदारी पर प्रकाश डालिए। इनके कार्यक्रम, कार्य पद्धति, प्रगति एवं अंततः समाप्ति को समझाइए। तो आंदोलन के क्या कारण थे, इसके बारे में हमें समझना है। पहली बात, कारण यह था कि प्रथम महायुद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता पर शोषण किया गया था। अंग्रेजों द्वारा स्वराज प्रदान करण से मुकर जाना था। रॉलेट एक्ट का पारित होना था। जलियांवाला बाग हत्याकांड था। कलकत्ता अधिवेशन में 1920 में कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव बहुमत से पारित किया गया था। यही कारण था दोस्तों। साथ ही साथ इसमें विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी थी। पहले शहरों में आंदोलन हुआ, ग्रामीण इलाकों में विद्रोह हुआ, आदिवासी क्षेत्रों में विद्रोह हुआ, बागानों में स्वराज विद्रोह हो गया। ऐसे बहुत सारे पद्धतियाँ थी। पहली पद्धति इसमें देखते हैं। पद्धति क्या थी? चरणबद्ध योजना प्रक्रिया थी। प्रथम चरण था कि सरकारी पदाधिकारी, नौकरियों, सेना, पुलिस, स्कूलों, विद्यार्थियों, परिषदों व विदेशी वस्त्रों को त्याग किया गया। दूसरा चरण था व्यापक स्तर पर विनिमय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होना शामिल हो चुका था। समाप्ति क्या था कि गांधी जी द्वारा चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के फलस्वरूप आंदोलन वापस ले लिया गया। अगर चौरी चौरा में ये घटना न घटी होती तो कुछ और ज़्यादा घटनाएं के साथ साथ देश की आज़ादी के लिए और अच्छा महत्वपूर्ण बात हो सकती थी। अगला प्रश्न कह रहा है, खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ करने के मुख्य कारण कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इसका क्या योगदान है? पहली बात, तुर्कों में साम्राज्य, खलीफा का अंग्रेजों द्वारा अपमान, लखनऊ समझौते 1916 के बाद कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग का समझौता, असहयोग आंदोलन कांग्रेस द्वारा आरंभ और मुसलमानों को मिलाकर खिलाफत आंदोलनों के साथ करना था। साथ ही साथ इसका योगदान यह था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता का बीजारोपण किया जाए, राष्ट्रीय आंदोलन को बल दिया जाए, तभी ये देश आज़ादी के आगे बढ़ सकता है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति लोगों और औपनिवेशिक सरकार ने किस प्रकार प्रतिक्रिया व्यक्त की थी? किन परिस्थितियों में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया? लोगों ने सरकारी कानूनों को भंग करना शुरू कर दिया था। आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने कठोरता से काम किया था। साथ ही साथ हजारों जेल गए थे, गांधी जी को कैद कर लिया गया था। अब जनता इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने लगी थी, यही कारण था। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है दोस्तों कि सक्रिय राजनीति में भाग लेने से पूर्व गांधी जी ने किन किन स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन किए थे? इनके आरंभ में होने के क्या कारण थे? पहला था 1916 में चंपारण सत्याग्रह, नील की खेती करने वाले किसानों को पक्ष में लाया गया था। खेड़ा सत्याग्रह 1917 में किसानों को लगान से छूट दिलवाने के लिए किया गया था। अहमदाबाद में मिल मजदूर हड़ताल 1918 में जो हुआ था, इससे सत्याग्रह आंदोलन किए गए थे दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रथम विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक व राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी, उसके बारे में समीक्षा दीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत स्वराज देने का वचन नकार दिया गया था। आर्थिक स्थिति दयनीय, बेरोजगारी व बेकारी से मजदूर, शिल्पकार आदि सभी ग्रसित हो चुके थे। युद्ध में राष्ट्रीयता के भाव जागृत किए गए। लोग दमनकारी सरकार के विरुद्ध एकजुट हो चुके थे, यही कारण था। अगला कह रहा है दोस्तों कि गांधी जी नमक यात्रा कई कारणों से उल्लेखनीय थी। समीक्षा कीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं क्या थी? इसके महत्वपूर्ण वर्णन कीजिए महत्व को। पहला था नमक कर, ब्रिटिश सरकार का सबसे दमनात्मक पहलू बताया गया। गांधी जी द्वारा विश्वस्त
वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू की गई। राष्ट्रीय आंदोलन से आम आदमी के मुद्दे को जोड़ा गया। कानून का उल्लंघन, प्रदर्शन व विदेशी चीज़ों का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों पर पैकेटिंग लगा दिया गया। ठीक है दोस्तों, और इसमें बहुत सारे कार्य असहयोग आंदोलन में किए गए थे। अगला था सभी लोग स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। समाज के सभी वर्गों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा नहीं लिया था। समाज के वर्ग एक दूसरे के तरफ सशक्ति थे। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनपने में किन कारणों का योगदान था। राष्ट्रवाद के विकास का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। पहला था साहित्य, लोक कथाओं, गीत व चित्रों के माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रसार किया गया। भारत माता की छवि रूप लेने लगी थी। लोक कथाओं द्वारा राष्ट्रीय पहचान दिलाई गई। चिन्हों और प्रतीकों के प्रति जागरूकता, जैसे झंडा दिया गया। इतिहास की पुनर्व्याख्या की गई, बताया गया, इतिहास के बारे में समझाया गया। प्रश्न नंबर 18 में असम में बागान मजदूरों के लिए स्वराज की स्थापना का अवधारणा क्या थी। पहला था अनुबंध के नियमों का उल्लंघन, चाय बागानों में बाहर निकाल देना, असहयोग आंदोलन में सम्मिलित होना, कृषि भूमि तथा सुख सुविधाओं को समाप्त कर देना, यही कारण थे दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया। पहला, समय से पहले गठन, शासन में सुधार जैसी कोई बात नहीं थी, एक भी भारतीय शामिल नहीं था उस साइमन कमीशन में। ठीक है, इसलिए इसे बर्खास्त किया गया, इसका विरोध किया गया दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत के लोग रॉयल एक्ट के विरोध क्यों थे। क्योंकि यहाँ एक काला कानून था। इस कानून के अंतर्गत किसी को लंबे समय तक जेल में डाला जा सकता था। विश्व युद्ध के बाद इसे खत्म करना था, पर सरकार ने इसे बनाए रखा। इसका विरोध आम जनता ने किया था। कह रहा है कि गांधी ने इरविन समझौते में की क्या विशेषताएं थी, तो इसमें विशेषताएं दी गई हैं। पहला है 5 मई 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थापित कर दिया गया। पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों की निष्पक्ष जांच की जाए। नमक पर लगाए गए सभी कानून हटाए जाएं। इसीलिए ये जो गांधी इरविन समझौता था किया गया था। 20 नंबर का जो प्रश्न है, कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के असहयोग आंदोलन के मुकाबले किस तरह अलग था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की विशेषताएं लिखिए। पहली विशेषता है, इस बार लोगों को न केवल अंग्रेज़ों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए भी आह्वान किया जाने लगा था। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोग ने नमक कानून तोड़ा तथा सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए थे। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाने लगा। किसानों ने लगान और चौकीदारों ने कर चुकाने से इनकार कर दिया था। वनों में रहने वाले लोगों ने वन कानूनों का उल्लंघन करना आरंभ कर दिया था। प्रश्न नंबर 23 है, 1916 के लखनऊ समझौते में इतिहास को क्यों महत्व दिया गया। कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का एक मंच पर आना था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। दोनों का संयुक्त होकर अंग्रेज़ों से अपनी मांगों को लेकर के सामना करना पड़ा। बाल गंगाधर तिलक का इसमें बड़ा योगदान रहा है। सत्याग्रह के विचार का क्या अर्थ था, इसके बारे में समझाना था, तो हम समझाते हैं। सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर देना था। प्रतिशोध या बदले की भावना के बिना संघर्ष करना था। अहिंसा के बल पर संघर्ष करना था। उत्पीड़न शत्रु को नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा की अपेक्षा सत्य को स्वीकार करने की विवश करना था। यही कार्य थे सत्याग्रह के विचार। अगला कह रहा है प्रश्न नंबर 25, अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे। असहयोग आंदोलन में इनका क्या योगदान था। सीताराम राजू ने आंध्र प्रदेश के गुड़े पहाड़ियों के आदिवासियों किसानों का नेतृत्व किया करते थे। वह एक रोचक व्यक्ति थे। इन्होंने खगोलीय ज्ञान प्राप्त किया था। लोगों का मानना था कि उनके पास विशेष शक्तियां हैं जिससे वह लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं, और साथ ही साथ वे वहाँ गांधी के समर्थक थे। वह गांधी के क्या थे, समर्थक हुआ करते थे। यही उनके कारण थे। तो दोस्तों इसी में आता है कुछ महत्वपूर्ण व विशेष जो है प्रश्न।
CBSE क्लास 10 सामाजिक विज्ञान पाठ 3 भारत में राष्ट्रवाद। तो ये 3 और 5 नंबर का लघु एवं दीर्घ है। अब ये विशेष प्रश्न है, आइए ध्यान देते हैं। पहला कह रहा है कि सत्याग्रह का विचार आज भी प्रशासनिक है, इस पर अपनी राय दीजिए। तो आइए देते हैं राय। कह रहा है गांधी जी द्वारा अन्याय व उत्पीड़न के खिलाफ पूर्णतः नवीन मार्ग सत्याग्रह का ईजाद किया गया। इसका समर्थन और सत्य की शक्ति पर आग्रह किया गया। इसमें अन्याय व उत्पीड़न के खिलाफ शारीरिक बल की जगह अहिंसा की शक्ति और उसके प्रयोग पर बल दिया जाने लगा। यदि सभी लोग निर्भय होकर के अहिंसात्मक और प्रतिरोध के करें तो मेरी नज़र में यहाँ कारागार की तरीका होगा। भारत, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन इसका उदाहरण है। साथ ही साथ यदि इनमें असफलता मिलती है तो यह रणनीति की कमी और इच्छा शक्ति के अभाव के कारण ही हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है कि प्रश्न जलियांवाला बाग हत्याकांड के ने ब्रिटिश शासन की नैतिकता को ध्वस्त कर दिया, स्पष्ट कीजिए। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों के नरसंहार की घटना ने ब्रिटिश शासन के नैतिक दावों को ध्वस्त कर दिया। जनरल डायर के हथियार बंद सैनिकों के कृत्य ब्रिटिश शासन के लोकतांत्रिक मुखौटों को उतार दिया, जिसमें निहत्थे लोगों पर गोलीबारी की गई। सभ्यता के लोकतंत्र और आधुनिक प्रसार का दावा करने वाली ब्रिटिश हुकूमत इस कार्य को लोगों की नज़र में वैध साबित नहीं कर पाई और आम लोगों को अपने खिलाफ कर दिया। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है प्रश्न खिलाफत आंदोलन को समर्थन देकर के गांधी जी ने किस प्रकार की दूरदर्शिता का परिचय दिया था। पहला था ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोगों के गुस्से को समझकर उसे दिशा देने का कार्य किया। 2 बड़े समुदायों हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता कायम करने के लिए सुनहरे मौके के रूप में देखा जाता है। साथ ही साथ असहयोग आंदोलन के रूप में एक बड़े आंदोलन को जन्म दिया था। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं वास्तव में राष्ट्रीय आंदोलन की असफलता को प्रकट करती थी, समझाइए। पहला था सभी सामाजिक समूह गांधी की स्वराज अमूर्त धारणा को प्रभावित नहीं थी। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़कर के हिस्सा नहीं लिया, जो निम्न प्रकार से थे। पहला, अछूत वर्ग के अनुसार कांग्रेस रूढ़िवादी हिंदुओं के दबाव में सामाजिक परिवर्तनों के मुद्दे पर ज़्यादा सक्रिय नहीं थी। यद्यपि गांधी जी द्वारा अछूतों के हरिजन नाम दिया गया था, किंतु दलित समुदाय अंबेडकर के नेतृत्व में अलग राजनीतिक हल तलाशने में लगा था। उन्होंने गांधी के आंदोलन को संशय की दृष्टि से देखा और आंदोलन में कम हिस्सा लिया। साथ ही साथ दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बहुत से मुस्लिम संगठनों ने भी आंदोलन में रुचि नहीं दिखाई। असहयोग खिलाफ आंदोलन के शांत पड़ जाने से बहुत से मुस्लिम जो हैं कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लगे। हिंदू मुस्लिम संबंधों में गिरावट आने लगी। प्रथम प्रतिनिधित्व की बात उठाई गई। साथ ही साथ भावी राष्ट्र में हिंदू बहुसंख्या के वर्चस्व का भय कांग्रेस मुसलमानों के मन से दूर नहीं कर पाई तथा मुस्लिम आंदोलन से बड़ी संख्या से दूर रहे। यह न केवल आंदोलनों के विफलता थी अपितु राष्ट्रीय आंदोलन की बड़ी सीमा थी जो उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर रही थी। साथ ही साथ प्रश्न है 5वां, जनता द्वारा किया गया असहयोग किस प्रकार साम्राज्यवादी शक्तियों के परेशानी का कारण बन जाती है। गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के अंतर्गत संदर्भ में विशेष विचार को प्रकट करना है। तो आइए प्रकट करते हैं दोस्तों। कह रहा है कि गांधी जी का मानना था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और इसी सहयोग के कारण चल पा रहा था। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले तो साल भर में ब्रिटिश शासन ढह जाएगा। 1920 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया असहयोग आंदोलन इसे व्यक्त करता था। शहरों में पेक्टिंग, बहिष्कार, धरने, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। 1921 से 1922 के बीच कपड़ों के आयात में आधी कमी आ गई। ग्रामीण इलाकों में लगानबंदी,
और किसान संघर्ष शुरू किए गए। इन सबसे ब्रिटिश शासन को भारी नुकसान हुआ और वहाँ दमन पर उतारू हो गए थे, अर्थात लड़ाई झगड़े पर उतारू हो गए थे। प्रश्न नंबर 6, आज के समय में गांधी जी की विचारधारा का मूल्यांकन कीजिए। आज के समय में होते तो क्या कहते? आज के लोकतांत्रिक युग में हिंसात्मक तरीकों को ठीक नहीं माना जाता। गांधी जी अहिंसात्मक तरीके के समर्थक थे। गांधी जी की विचारधारा शारीरिक हिंसा और अपेक्षा नैतिक बल पर जोर देती और कमज़ोर तबकों, दलितों, महिलाओं के अनुकूल थी। गांधीवादी विचारधारा शोषण के विरुद्ध समानता, बंधुत्व, प्रेम पर आधारित है, जिसकी आज के समय में ज़रूरत है। गांधीवादी तरीकों की सफलता पूरी दुनिया में देखी जा सकती है। जैसे दक्षिण अफ्रीका की आज़ादी देख लीजिए, गांधी जी द्वारा ही चलाई गई जो भारत में नियम कानून थे वही लागू किए गए थे अफ्रीका में। प्रश्न नंबर 7वां है दोस्तों, सामूहिक अपनेपन की भावना को पैदा करने के लिए जिन प्रतीकों, छवियों का सहारा लिया गया उनकी क्या सीमाएं थी? पहला, बहुत सी सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के जरिए लोगों में राष्ट्रवाद से जोड़ने के लिए विभिन्न देशों की तरह भारत में भी राष्ट्र की कई छवियों, प्रतीकों को गढ़ा गया। बंकिम चंद्र द्वारा मातृभूमि की वंदना में लिखा गया वंदे मातरम, रविन्द्रनाथ द्वारा भारत में माता की छवि का चित्रण किया गया।